नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम आपसे निरंतर कहते हैं कि हम कुछ ऐसे प्रयास करते हैं जिनके माध्यम से हमें ऐसा महसूस होता है कि हम आपकी पूरी तरह से मदद करते हैं जब हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हैं या थोड़ा थोड़ा जानते हैं या फिर पूरा जानना चाहते हैं। तो हम निरंतर यही प्रयास करते हैं, हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं, इस बात की भी हम आशा करते हैं। तो मित्रों, आज के इस सेशन में, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कहानीकार हरिवंश राय बच्चन साहब के बारे में। हम बात करने वाले हैं उनकी विभिन्न कहानियों के बारे में। और मित्रों, इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एसोसिएट प्रोफेसर हैं शिवाजी कॉलेज में, जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अभिन्न कॉलेज है। और आपको बताना चाहूँगी, पिछले 25 सालों से ये एकेडमिक्स में, यानी कि ये पढ़ा रही हैं स्टूडेंट्स को और अवगत करा रही हैं विभिन्न विभिन्न विषयों से अपने तमाम स्टूडेंट्स को। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि ये रचनाकार हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की है और उम्मीद करती हूँ कि इनका ये जो एक्सपीरियंस है ये हम सबके लिए काम आएगा। और तहे दिल से मैं एक बार फिर से हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का स्वागत करना चाहूँगी सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में। डॉक्टर ढींगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से आप निरंतर लाइव रिसर्च लेक्चर्स के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे छात्र छात्राओं को, देखने वालों को विभिन्न विषयों से अवगत कराते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है, क्योंकि हर कोई हरिवंश राय बच्चन साहब के बारे में पढ़ना चाहता है, उनकी कृतियों के बारे में पढ़ना चाहता है। तो यही उम्मीद करती हूँ कि आज हम आपसे बहुत सारा ज्ञान जो है अर्जित करने वाले हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि आप हरिवंश राय बच्चन साहब के बारे में और उनकी कहानियों के बारे में हमें बताएं। मित्रों, उत्तर छायावाद काल के प्रसिद्ध कवि और रचनाकार, हालावाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को, जिन्हें हम उपनाम बच्चन के नाम से अधिक जानते हैं, उन्होंने विभिन्न रचनाओं के माध्यम से हमें अपने विभिन्न परिवेश से अवगत कराया। उनकी कविताएं, जो प्रमुख रूप से हम सबकी जुबान पर हैं, जिनमें मधुशाला, मधुबाला, मधुहाला ये सब हैं, उनके रूप में तो हम उन्हें जानते ही हैं। उन्होंने आत्मकथा भी लिखी, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 रचनाएं हैं जिनमें हम उनके जीवन को पूरी तरह से समझ पाते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवन का प्रारंभ कहानियों को लिखकर किया, और इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने 13 कहानियाँ लिखी हैं। उनकी 13 कहानियाँ जब उन्होंने लिखी तो वो उस समय उन कहानियों को लिखते हुए खुद भी आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो कहानी लिखने के लिए बने ही नहीं हैं, वो कविताएं लिखने के लिए बने हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है वो कवि के रूप में ज़्यादा उभर कर आएगा। फिर भी उन्होंने 1930 में उनकी पहली कहानी हृदय की आँख हंस में प्रकाशित हुई और उससे उन्हें प्रोत्साहन मिला। उनकी तद्विषयक जो उक्ति है वो है, ये मेरे लिए बड़ा प्रोत्साहन था। मैं सोचने लगा कि शायद मुझ में कहानीकार के बीज हैं और मैं अभ्यास करता जाऊं तो संभव है कि किसी दिन कहानी के क्षेत्र में अपने लिए कुछ स्थान बना सकूं। और इस बात को देखते हुए उनके मन में एक प्रकार की दुविधा भी उत्पन्न हुई कि क्या वो कवि के रूप में जिस प्रकार से प्रतिष्ठित हैं, उसी रूप में क्या वो एक कहानीकार के रूप में भी प्रतिष्ठित होंगे? क्या जो रचना संसार है, क्या जो उनके पाठक हैं, उन्हें कहानीकार के रूप में भी उतना ही उनका स्वागत करेंगे जितना वो उनका स्वागत एक कवि के रूप में करते हैं? और वो कहने लगे, जैसे कवि और कहानीकार मेरे अंदर परस्पर संघर्ष कर रहे हों और मैं अभी तक ये निश्चय नहीं कर सका हूँ कि विजय का सेहरा किसके माथे मढ़ूं। दुविधाग्रस्त थे और इसलिए उन्होंने 1933 तक मधुकाव्य का सृजन करने के साथ साथ विभिन्न कहानियों का भी सृजन किया, किंतु उन्होंने उन्हें बाद में प्रकाशित करने से इनकार कर दिया या उन्हें एक तरफ रख दिया और उन्होंने ये माना कि मैं कवि हूँ, कहानीकार नहीं हूँ, हो ही नहीं सकता, अर्थात मुझे अपने कवि को पहचानना है,
कविताएं लिखनी हैं। और ये बात जब उनके मन में आई तो उन्होंने अपनी बाकी कहानियों को और धीरेन्द्र वर्मा की जो भूमिका थी उसको फाड़कर फेंक दिया। उनकी 12 कहानियाँ प्रारंभिक रचनाएं भाग 3 में संकलित हैं और उनकी जो अंतिम कहानी है एक कहानी, वो उनकी निशा निमंत्रण नामक जो उनका काव्य संग्रह है उसके शुरू में दी हुई है। बच्चन साहब की कहानियाँ कोई बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन को हमारे सामने लेकर नहीं आती हैं। संख्या की दृष्टि से कम है, 13 हैं, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, पर किंतु फिर भी वो उस समय के नवयुवकों का, 2 पीढ़ियों के मध्य जो मानसिक टकराव था उसका, और जो उभरती हुई नारी थी, नारी चेतना थी, उसको हमारे सामने लेकर आते हैं। समकालीन कहानीकारों से अगर हम उनकी तुलना करें तो कुछ ना कुछ हमें इनकी कहानियों में ऐसा अनकहा, अनचिन्हा, अनरेखांकित अवश्य मिल जाता है जो कहीं ना कहीं आगे जाकर उनके कवि रूप को और उनके आत्मकथाकार रूप को एक दिशा देता है और हमें बताता है कि बच्चन के अंदर एक सशक्त कहानीकार के भी गुण थे, बीज थे। उनकी कहानियाँ चिंतन के धरातल पर बहुत सामान्य हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, किंतु पुराने और नवीन जो आदर्श हैं, जो मान्यताएं हैं, उनके बीच में एक टकराव को भी रेखांकित करती हैं। उनकी 13 कहानियों को अगर हम रेखांकित करें तो हम उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उनकी एकमात्र कहानी राष्ट्र प्रेम से संबंधित है, माता और मातृभूमि। प्रेम परक कहानियों में हृदय की आंखें, संकोच त्याग, अंचल का बंदी, चिड़ियों की जान जाए, लड़कों का खिलौना। धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर आधारित उनकी कहानियों में हम धर्म परीक्षा और ठाकुर जी को ले सकते हैं। आत्मपरक कहानियों में दुखनी और खिलौने वाला। सामाजिक भावपूर्ण कहानियों में स्वार्थ, उऋण, चुन्नी मुन्नी, और उनकी अंतिम कहानी एक कहानी जो निशा निमंत्रण में संकलित है। मात्रा में कम बच्चन की कहानियाँ निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब हम एक एक करके उनकी कहानियों को देखेंगे और हम इस बात को स्पष्ट रूप से जानेंगे कि क्यों संख्या में कम होने के बाद भी जिस समय ये कहानियाँ लिखी जा रही थीं उस समय भी ये अपना एक महत्व रखती थीं। अगर ऐसा ना होता तो उस समय की जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थीं जिनमें माधुरी, हंस आदि थीं, उनमें ये कभी भी संकलित या प्रकाशित ना होती। प्रेमचंद ने भी बच्चन में एक सशक्त कहानीकार के बीज देखे थे। पहली कहानी है उनकी माता और मातृभूमि। राष्ट्र प्रेम से संबंधित उनकी ये एकमात्र कहानी है जो प्रयाग विश्वविद्यालय के गल्प जो इनका सम्मेलन हुआ था 1929 में, उसमें पठित हुई थी, पुरस्कृत हुई थी और हंस पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। माता और मातृभूमि की कहानी 2 लोगों को लेकर लिखी गई है, 2 पात्रों के मध्य लिखी गई है, माता और उसका पुत्र उमर। माता अफगानिस्तान में रहती हैं, बेवा हैं और अपने उमर को शिक्षा दिलाना चाहती हैं। जो बलिदानी फौजी के फौज में बलिदान के बाद जो उन्हें दान राशि दी जाती है उससे वो अपना जीवन का निर्वाह करती हैं। अपने पुत्र उमर को पारिवारिक जो अंगूर का धंधा है उससे निकालती हैं और उसको मिडिल तक की शिक्षा दिलाती हैं। खुद अस्वस्थ हैं और इसलिए उनकी अस्वस्थता के कारण पुत्र उमर अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उनकी सेवा करता है। इसी बीच आक्रमण होता है। पुत्र उमर दुविधाग्रस्त है। वो सोचता है मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी मातृभूमि है जिसके प्रति मेरा कर्तव्य है, मैं किसकी सेवा करूं? माता अपने पुत्र के इस दुविधाग्रस्त मन को समझती हैं और वो आत्मघात कर लेती हैं जिससे वो अपने पुत्र के मार्ग में बाधा ना बने। आत्मघात करने से पूर्व वो पुत्र के लिए एक पत्र के रूप में संदेश देती हैं। जब माद्रे अफगानिस्तान को उसके बच्चे की ज़रूरत है, मैं तुम्हें अपने पास रोकना नहीं चाहती,
क्या अफगानिस्तान मेरी माँ नहीं है? उसके लिए मैं क्या कर सकती थी? मैं सिर्फ तुम्हें उसे दे सकती थी। मैं फिजूल जीकर तुम्हें रोक रही थी, इसी से मैंने अपनी जान दी। मेरे मरने से कुछ नुकसान ना होगा। प्यारे उमर, तुम मेरे मरने का अफसोस ना करना। तुम अब उस माँ की खिदमत करना। खुदा बन करीम तुम्हारे बाजुओं में ताकत दे कि तुम अफगानिस्तान के दुश्मनों को जल्द हराओ। ये एक माँ है जो अपने बच्चे को मादरे हिंद के लिए न्यौछावर करती है, बलिदान करती है, और वो ये चाहती है कि वो अपने वतन के लिए आगे आए। कहानी का प्रारंभ देश प्रेम के एक संक्षिप्त वर्णन के माध्यम से होता है और उसके बाद माता किस प्रकार से, किन कठिनाइयों के माध्यम से अपने बेटे उमर को शिक्षा दिलाती हैं, अपने उमर को वो जो पारिवारिक धंधा है उसे हटाती हैं, और फिर जब ये देखती हैं कि उमर दुविधाग्रस्त है, वो परेशान है, ना वो माँ को छोड़ पा रहा है, ना वो अपने देश प्रेम को छोड़ पा रहा है, तो खुद आत्मघात कर लेती है। इसी बीच में शासक द्वारा विभिन्न जो नीतियां हैं उनका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से उन नीतियों का जो अफगानिस्तान के सुधार के लिए शासक द्वारा तैयार की जाती हैं, उनका जो कठमुल्लाएं हैं, जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो जनता हैं, वो उनका प्रतिरोध करते हैं, और शासन में व्याप्त कुरीतियां जो हैं उनका भी बच्चन जी ने उल्लेख किया है। आंग्ल शासन के विरुद्ध जो उस समय सुगबुगाहट थी, जो विभिन्न सामाजिक संगठन थे, सुधारवादी संगठन थे, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे थे, इसका भी वर्णन हमें इस कहानी में मिलता है। बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता पर भी बच्चन ने इस कहानी में यथासंभव व्यंग किया है, और उन्होंने रेखांकित किया है कि यदि जनता चाहे तो अपने आप को उनसे ऊपर उठा सकती है। जहाँ तक शीर्षक की बात है, माता और मातृभूमि, ये शीर्षक मूल संवेदना से जुड़ा हुआ है, सार्थक है, सशक्त है। उमर माता और मातृभूमि दोनों के बीच द्वंद्व से ग्रसित है, और यही उसकी माँ के आत्मघात का कारण बनता है। लेखक ने माँ और उमर केवल दो पात्रों की सृष्टि की है, और इन्हीं दो पात्रों के मध्य पूरी की पूरी कहानी जो है वो नियोजित है। अजुमदन साहसी हैं, शिक्षित हैं, और चाहती हैं कि उनका पुत्र उमर अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और फिर अपने वतन की सेवा करे। वो खुद कष्ट सहती हैं किंतु अपने बच्चे को कष्ट नहीं देना चाहती। उमर भी मेधावी है, शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, माता के साथ प्रेम करता है, और साथ साथ अपने देश के प्रति भी वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहता। उसमें देशभक्ति है और वो पिता के समान अपने देश पर न्यौछावर होना चाहता है। चरित्रोद्घाटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो कहानीकार ने वर्णनात्मक, भावनात्मक जो शैलियाँ हैं उनका उल्लेख किया है। संवाद संक्षिप्त हैं और पात्रों की मानसिकता को पूरी तरह से हमारे सामने उद्घाटित करते हैं। बच्चन ने बहुत ज़्यादा संवादों की नियोजना नहीं की है। अफगानिस्तानी परिवार है, अफगानिस्तानी पृष्ठभूमि है, और इसलिए कहानी में तदनुरूप अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। फरिश्ता, काफिर, दिलोजान, फिजूल, अंग्रेज़ी में जॉन, ऑफ, आर्क, हिंदी के तत्सम, मिथ्या, अंधविश्वास, सुक्षुप्सा और तद्भव शब्दों का प्रयोग हमें मिलता है। बच्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं, और उन्होंने इस मुहावरे और लोकोक्तियों को भी अपनी भाषा में प्रयुक्त किया है। बच्चन जानते हैं कि किस प्रकार से भाषा को तोड़ा मरोड़ा जाए, किस प्रकार से भाषा को पाठकों के सामने रखा जाए, और उन्होंने एक नवीन शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने शब्दों के बीच में रिक्त स्थान छोड़े हैं। खुद क्या, अरे, क्यों, इस प्रकार से उन्होंने एक नवीन शैली का प्रयोग किया है, और ध्वन्यात्मक शब्दों को यथास्थान उन्होंने रखकर जिस काव्य सृष्टि का प्रयोग किया, जिस काव्य भाषा का प्रयोग किया, वो आगे जाकर प्रयोगवादी काव्य की विशेषता बनी।
विषय और शिल्प की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रभाव अपना नहीं रखती है, किंतु इस कहानी का महत्व इस दृष्टि से अवश्य है कि ये बच्चन की कहानी है। दूसरा, ये हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। और तीसरा, ये एकमात्र ऐसी कहानी है जो देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति से भरी हुई है। डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी का इस कहानी के संदर्भ में जो उक्ति है वो दृष्टव्य है। बच्चन की इस कहानी में उनका प्रचारात्मक घटिया स्तर का अंकन नहीं हुआ है। इस कहानी में विचार, प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की अनविति कलात्मक है, जो बच्चन की कहानियों में फिर हमें देखने में अनुभव नहीं होती। यह प्रेमचंदीय कहानी कला की उच्चतम जो महत्ता है उसको हमें, आदर्श रूप को हमें दिखाती है। जीवन प्रकाश जोशी सोचते हैं कि यदि इसी प्रकार की कहानियां बच्चन भविष्य में भी लिखते जाते तो निश्चित रूप से कवि और आत्मकथाकार के रूप में तो वो हमारे सामने प्रतिष्ठित हैं ही, वो कहानीकार के रूप में भी हमारे सामने उभर कर आते हैं। दूसरी उनकी कहानी है हृदय की आंखें, जो एक प्रेम परक कहानी है। शिक्षित आधुनिक विचारों वाला मैं अपने ही समान शिक्षित युवती से शादी करना चाहता है, पूर्व परिचित स्त्री से शादी करना चाहता है और इसके साथ ही वो एक सुंदर स्त्री से शादी करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि जो व्यक्ति ऊपर से सुंदर होगा, निश्चित रूप से उसका मन, उसकी आत्मा भी उतनी ही सुंदर होगी। हमारे यहाँ तो विवाह इस तरह के होते हैं कि दुल्हन दुल्हा की पहली भेंट सुहागरात के दिन होती है। चाहे वे एक दूसरे को पसंद हो या ना हो, उन्हें जीवन पर्यंत एक दूसरे को प्यार करने का स्वांग करना पड़ता है। मेरी अभिलाषा ऊंची थी। मैं हिंदू विवाह को अन्यायपूर्ण रीति समझता था और नायक मैं तब तक अपना विवाह स्थगित करना चाहता है जब तक उसको अपने विचारों के अनुरूप नारी नहीं मिलती। किंतु भविष्य ऐसा नहीं था। नियति कुछ और ही संकेत कर रही थी और उसका विवाह एक ऐसी स्त्री से होता है जो उसके आदर्शों के अनुरूप सुंदर नहीं होती। नायक ठगा हुआ महसूस करता है और उसका ये जो ठगा हुआ रूप है वो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी को व्यथित करता है। उसकी पत्नी को लगता है कि मेरा पति मुझसे उतना प्रेम नहीं कर रहा है जितना उसे करना चाहिए और वो आत्मग्लानि से भर उठती है। वो अपने पति से बात करती है और वो कहती है कि मैं कहीं पर भी इस चीज़ के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, प्रतिदान में आपसे प्रेम चाहती हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं आत्मघात करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप मुझे कहीं से विष ले आइए और उसके बाद आप अपने ही आदर्शों के अनुरूप जो आपको अच्छा लगे आप उस नारी से विवाह कर लीजिएगा। नायक का जो हृदय है वो परिवर्तित होता है। उसे लगता है कि नहीं, मैं गलत था। असली सौंदर्य बाहरी सौंदर्य नहीं होता। वो मानता है कि नहीं, मैं गलत था। हृदय की आंखों से उसके आत्मिक सौंदर्य को देखने के बाद वो अपनी गलती को स्वीकार करता है और कहता है, मेरा दृष्टि बिंदु उसके कपोलों से हटकर उसके हृदय के अंदर चला गया। वहाँ मुझे एक सुकोमल हृदय के दर्शन हुए जिसमें सिवा आत्मत्याग और आत्म बलिदान के कोई और भावना ना थी। मैं सोचने लगा, इसका हृदय कितना विशाल है कि अपने विशुद्ध बलिदान से अपने पिता के मान और मेरे अरमान की रक्षा करना चाहती है और वो उसे सहज रूप में पत्नी रूप में स्वीकार करता है। प्रस्तुत कहानियों में प्रेमचंद की तरह एक सपाट रूप से प्रारंभ हुआ है और पात्र परिचय के बाद कथा का विकास धीरे धीरे होता है। नायक शुरू में आधुनिक विचारों से हमें ग्रसित दिखाई देता है, अड़ियल है, हठी है और केवल एक सुंदर स्त्री से ही विवाह करना चाहता है। उसका मानना था शारीरिक सौंदर्य आत्मिक सौंदर्य की छाया है। उसका जिसका मन निर्मल, निर्विकार, निष्कपट होता है, उसका शरीर भी दीप्तिमान, चित्ताकर्षक और मनोहर होता है।
तथा सुंदर मुख वाले का स्वभाव भी सभ्यतापूर्ण और शिष्टाचारमय होता है। वह व्यवहारिक जीवन में भी दक्ष होता है। निष्कर्ष यह है कि मेरी फिलॉसफी में बाहरी सौंदर्य ही प्रथम और अंतिम सत्य था। किंतु जैसे जैसे वो अपनी पत्नी के समीप आता है, उसके व्यक्तित्व से परिचित होता है, वैसे वैसे उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है और वो ये मानने लगता है कि नहीं, आत्मिक सौंदर्य बाहरी सौंदर्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति ऊपर से हमें सुंदर दिखाई दे रहा है वो अंदर से भी उतना ही सुंदर हो। और ये निश्चित रूप से सत्य है कि जो व्यक्ति अंदर से सुंदर है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर उदारता है, जिसके अंदर मानवता है, जो दूसरों से प्रेम करता है, दूसरे के दुख में दुखी होता है, वो अगर ऊपर से उतना सुंदर नहीं भी है तो भी वो सुंदर दिखता है, सुंदर हो जाता है, या हम उसके साथ बातचीत करना चाहते हैं। पूरी कहानी में दो पात्र हैं, नायक और उसकी पत्नी। नायक का पिता केवल थोड़ी देर के लिए उपस्थित होता है। पिताजी और नायक के विचारों में मतभेद है। पिता का ये मानना है कि नवजवान आदमी हमेशा खूबसूरती ही को पसंद करता है, पर उसको ये मालूम नहीं है कि जिंदगी सिर्फ औरत का मुंह देखने के लिए नहीं है। जिंदगी एक लड़ाई है जो सिर्फ खूबसूरती के हथियार से नहीं लड़ी जा सकती। औरतों में और गुण ढंग भी होने चाहिए, जिसके बगैर घर का कामकाज नहीं चल सकता। हमें तो घर गृहस्थी लायक लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़की लेकर क्या नचाना है। और यही बात अगर हम आज के संदर्भों में देखें तो बिल्कुल हमें सत्य नज़र आती है। अतिशयोक्ति अगर मैं ना कहूँ इस बात को, तो जितनी भी आधुनिक स्त्रियां हैं वो परिवार के साथ उस प्रकार का सामंजस्य नहीं बिठा पाती जो हमारी पुरानी पीढ़ी की नारी बिठा पाती है। क्यों? क्योंकि आज की आधुनिक नारी बाहरी आडंबरों में तो विश्वास करती है। आपने मेकअप कर लिया, लीपा पोती कर ली, सुंदर वस्त्र धारण कर लिए, आप पार्लर में चले गए, पर आप अंदर से क्या हैं? अंदर से क्या परिवार को परिवार समझ रहे हैं? माता पिता को, सास ससुर को क्या आप वो मान सम्मान दे रहे हैं जिसके वो योग्य हैं? या आप उन रिश्तों को निभा रहे हैं जिन रिश्तों के साथ आप एक दूसरे से बंधे हुए हैं? क्या पति और पत्नी केवल एक नाम है, या उनके कुछ अपने आदर्श हैं, उनके कुछ अधिकार हैं तो उनके कुछ कर्तव्य भी हैं? क्या दोनों उन अधिकारों को, उन कर्तव्यों को निभा रहे हैं? इस बात को आज का नवयुवक और नवयुवती नहीं समझ पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बच्चन इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं मैं नायक के माध्यम से कि जो हम जिन आदर्शों के खांचे में अपने आप को ढाले हुए हैं, क्या वो आदर्श ठीक हैं? क्या हम उन मापदंडों को ठीक मान रहे हैं, या वो ठीक हैं जिन्हें हम मान रहे हैं, या केवल हम उनको मान ही रहे हैं? प्रस्तुत कहानी में बच्चन की सौंदर्य दृष्टि पर भी हमें दिखाई देता है कि बच्चन के जीवन में जितनी भी स्त्रियां आईं, वो सारी की सारी स्त्रियां केवल बाहरी रूप से ही सुंदर नहीं थीं, वो आंतरिक रूप से भी सुंदर थीं। तेजी बच्चन ना केवल सुंदर थीं, वो रंगमंच और गायन दोनों ही क्षेत्रों में दक्ष थीं। बच्चन द्वारा अनुवाद किए गए नाटकों में तेजी जी ने भी अभिनय किया है। ये बदलाव जो सौंदर्य दृष्टि में बच्चन का आया वो इस कहानी में हमें दिखाई देता है। डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी के अनुसार एक तरह से बच्चन ने अपना किशोर युवक का जिया भोगा जीवन, जिसको श्यामा के साथ हुए पहले विवाह के परिप्रेक्ष्य में पारिवारिक परंपराओं और संस्कार और सामाजिक रूढ़ियों जकड़े हुए थीं, इस कहानी के कथ्य के रूप में उभारा है। मित्रों, कोई भी रचनाकार समाज से अलग होकर, परिवार से अलग होकर रचना नहीं करता। हमारा अपना जिया भोगा हुआ जो यथार्थ है वो हमारे को इतना अधिक आंदोलित कर देता है, भाव विभोर कर देता है कि वो रचना के रूप में हमारे सामने आता है। वो रचना
कविता के रूप में उभर कर आएगी, कहानी के रूप में आएगी, निबंध के रूप में आएगी, उपन्यास के रूप में आएगी, या आत्मकथा के रूप में आएगी, डायरी के रूप में आएगी, ये लेखक भी शुरू में नहीं कह सकता। पर ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं वो कथ्य उसे अंदर तक झकझोर रहा है और वो एक अभिव्यक्ति चाहता है और लेखक उसको एक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अन्यत्र जीवन प्रकाश जोशी ने कहा, यह मात्र एक कहानी नहीं है, यह जीवन की एक बड़ी नाजुक, रोमानी, क्रोध भड़काने वाली कातिल मनस्थिति पर साहस से लिखी हुई एक सृष्टि है। वर्णात्मक नाटकीय शैलियों के साथ उद्धरण शैलियों का भी कवि ने इस कहानी में प्रयोग किया है। रामचरितमानस की जो पंक्तियां हैं उसका भी यथास्थान इस कहानी में प्रयोग किया गया है। कलात्मक वैशिष्ट्य इस कहानी में बिल्कुल नहीं है। मैं का अपनी बात पे अड़े रहना शुरू में खटकता है और उसका परिवर्तित जो रूप हमें दिखाई देता है, उसके हृदय का जो परिवर्तन है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बच्चन का भी जो सौंदर्य के प्रति जो उनके जीवन में, क्योंकि श्यामा उतनी सुंदर नहीं थी जितनी तेजी बच्चन थी, जो ये रूप हमें दिखाई देता है कि बच्चन के जीवन में भी सौंदर्य का जो उन्होंने मापदंड बनाए हुए थे उसमें जो परिवर्तन आया वो इस कहानी में हमें दिखाई देता है। बच्चन के समूचे व्यक्तित्व और कृतित्व को हम इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। उनकी अन्य कहानी है संकोच त्याग। इस कहानी में बच्चन ने आधुनिक नारी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। नारी के लिए माना जाता है कि नारी का एक आभूषण है संकोच, और पुरुष उतना संकोची नहीं होता, वो सामने आकर अपनी बात को कठोरतापूर्वक एक दृढ़ता के साथ कह पाता है। इस कहानी में बसंत और प्रभा दो पात्र हैं। बसंत शिक्षित है, प्राध्यापक है और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। वो तब तक विवाह नहीं करना चाहता जब तक वो अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता। इस बीच उसकी मुलाकात प्रभा से होती है। प्रभा भी शिक्षित हैं और वो भी बसंत से उतना ही प्रेम करती हैं जितना बसंत प्रभा से प्रेम करते हैं। दोनों विवाह करना चाहते हैं, किंतु बसंत के मन में एक संकोच है। वो ये सोचता है कि अगर मैं प्रभा के साथ विवाह कर लूँगा तो विवाह के बाद के दायित्वों को क्या मैं पूरी तरह से उनका निर्वाह कर पाऊँगा? क्या मैं अपनी पढ़ाई आगे कर पाऊँगा? क्या जो विवाह के बाद के मेरे अधिकार हैं, मेरे कर्तव्य हैं, वो मैं प्रभा के साथ समुचित रूप से कर पाऊँगा? और ये संकोच उसे अपने निर्णय से थोड़ा सा पीछे ले आता है। प्रभा उससे सहमत है पर उसे विवाह करना चाहती हैं। वो अपने पिता के सामने खुलकर आती हैं और यहाँ पर हमें एक आधुनिक नारी के दर्शन होते हैं। वो अपने पिता से कहती हैं कि आप मुझे माफ़ करिए, आप मेरे पूज्य हैं। मैं जानती हूँ कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं वह मेरे लिए कहीं ना कहीं उपकार है, किंतु मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती। गृहस्थी में पढ़कर मेरा पढ़ना छूट जाएगा और मैंने जीवन की जो धारणाएं बना ली हैं वह नष्ट हो जाएंगी। मैं आपकी तीर्थ यात्रा में भी बाधा नहीं बनूंगी। आप मुझे छात्रावास में भेज दें, मुझे वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। और वो इस प्रकार छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं। विवाह के बंधन में नहीं पढ़ना चाहती। क्यों नहीं पढ़ना चाहती? क्योंकि वो विवाह केवल बसंत से करना चाहती हैं। कहानी का प्रारंभ कथा वस्तु के समान ही नाटकीय है। दोनों पात्र विवाह करना भी चाहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जो प्रेमी और प्रेमिका जिस प्रकार का आचरण एक दूसरे से सामान्य रूप से करते हैं उस प्रकार का आचरण भी करते हैं। नायक नायिकाओं के बालों से खेलता है, सहेजता है, रोमानी बातें करते हैं, एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते हैं, गिफ्टों का आदान प्रदान होता है। और ये सब हमें कहीं ना कहीं फिल्मी भी लगता है, सतही भी लगता है, और हमें लगता है कि इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एक
शायद सामान्य रूप से हमें दिखाई देती हैं। चरम सीमा पे ये कहानी आकर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि चरम सीमा के बाद जो भी कहानी आगे बढ़ती है वो निश्चित रूप से पाठक को बोझिल लगने लगती है। प्रभा द्वारा निर्भीकता पूर्वक अपने विवाह को टालना और आगे जाके पढ़ाई करना ना केवल उसके दृढ़ चरित्र को उद्घाटित करता है, बसंत के चरित्र को उसके सामने दुर्बल भी बनाता है। और वो इस बात को भी उभारता है कि यदि नारी चाहे तो वो अपने जीवन के किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम है। शीर्षक कथा का पूर्वाभास कराने वाला है, संकोच त्याग। अगर प्रभा संकोच में ही रहती, अगर वो अपने पिता के सामने जाके खड़ी ना होती तो क्या होता? पिता द्वारा निश्चित किए गए विवाह को करके वो अपने प्रेम का बलिदान करती। दो पात्र हैं जिनके चारों तरफ कहानी जो है वो घूमती है। बसंत निर्धन है किंतु मेधावी है, शीलवान है, पर अपनी बात को पूरी दृढ़ता के साथ नहीं रख पाता। प्रभा के साथ प्रेम करता है, विवाह करना चाहता है, पर विवाह के दायित्वों से घबरा जाता है। उसका प्रेम उन दायित्वों के सामने ताश के पत्ते की तरह बिखर जाता है। और यदि प्रभा दृढ़तापूर्वक उसके प्रेम को सहारा ना देती, उसके साथ खड़ी ना होती, तो शायद ये प्रेम बाद में जाकर विवाह के रूप में परिणत ना हो पाता। चैत्रांकन के लिए कहानीकार ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही शैलियों का सहारा लिया है। प्रेम पत्र का अवलंब लिया गया है, किंतु दोनों ही पात्र पाठक पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाए जितना उन्हें डालना चाहिए था। जहाँ तक संवाद योजना की बात है, बच्चन की कहानियों के संवाद संक्षिप्त हैं, सरल हैं, पात्रों के अनुकूल हैं और स्थितियों को स्पष्ट करने में सफल हैं। प्रभा और बसंत के संवादों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि प्रभा अपनी बात में दृढ़ता रखती हैं, जो सोचती हैं वो करती हैं, और बसंत जो हैं वो ढुलमुल प्रकृति के व्यक्ति हैं। वो प्रेम करते हैं पर स्वीकार नहीं करते, प्रेम करते हैं पर दायित्वों से विमुख भी होते हैं, और वो उतने सुलझे हुए नहीं हैं। अंबा शंकर जो हैं वो सुलझे हुए हैं। वो समझते हैं कि युवा पीढ़ी जो है अगर प्रेम करती है तो उसकी परिणति विवाह में चाहती है, और अगर उनको स्थान दिया जाए, अगर उनको उनकी बातों को समझा जाए तो वो उतना गलत नहीं है। उन्हें जगह दी जानी चाहिए, उन्हें स्पेस दी जानी चाहिए, और तब वो ऐसा नहीं है कि वो जो भी निर्णय लेते हैं आज के युवा और युवती वो गलत ही होता है। ठीक है, उनमें अनुभव का उतना व्यापक उनके पास अनुभव नहीं होता जितना हमारे पूर्वजों के पास होता है, किंतु यदि हमारे बड़ों का अनुभव और हमारे बच्चों का अगर जो आज का दृष्टिकोण है वो मिल जाए तो निश्चित रूप से हम एक नए समाज की, एक प्रगतिशील समाज की हम रचना कर सकते हैं। विषय अनुरूप भाषा शैली का प्रयोग बच्चन ने किया है, सूक्तिमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। जगह जगह हमें कहानी में विभिन्न सूक्तियाँ जो हैं वो फैली हुई दिखाई देती हैं। स्मृतियाँ अमर हैं। प्रेम जहाँ खड़े होने की जगह पाता है वहाँ बैठने की जगह पाने का प्रयत्न करने लगता है। प्रेम बड़ा आशावादी होता है। अधिकांश कहानी वर्णनात्मक शैली में है। वर्णन के माध्यम से शैली जो है वो वर्णनात्मक है, और इसलिए बच्चन ने वर्णन के माध्यम से कहानी को आगे विकसित किया है। अंग्रेजी की काव्य की पंक्तियों को बच्चन ने ज्यों का त्यों अपनी कहानी में रेखांकित किया है, उतारा है, और उसे देवनागरी लिपि में लिखने का प्रयास नहीं किया है। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि बच्चन का पूरा साहित्य, चाहे उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी, आत्मकथा लिखी, डायरी लिखी, निबंध लिखे, भूमिकाएं लिखी, पत्र लिखे, ये सारा का सारा उन्होंने हिंदी में लिखा, पर उनकी सारी शिक्षा दीक्षा अंग्रेज़ी में हुई, और उन्होंने अंग्रेज़ी में ही ईट्स के ऊपर पीएचडी की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेज़ी विभाग में अंग्रेज़ी के अध्यापक के रूप में कार्य किया।
और इस प्रकार उनकी कहानियों में जहाँ कहीं भी हमें अंग्रेजी के उद्धरण मिले हैं, वो उद्धरण उन्होंने यथासंभव अंग्रेजी में ही दिए हैं। इंदुबाला दीवान ने इस कहानी के माध्यम के बारे में कहा, उनमें नारी के प्रति एक सहज आकर्षण, सूक्ष्म श्रद्धा, आभार और सादर समर्पण की भावना प्रबल रही है। बच्चन की रचनाओं में नारी की प्रतिष्ठा किसी देवी, सती या सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं हुई, नारी पुरुष के सहज संबंध को रखकर हुई है। डॉक्टर जीवन प्रकाश जोशी ने भी इस कहानी के विषय में कहा है, कथानक, पात्र, संवाद, द्वंद्व, शैली, उद्देश्य, सभी दृष्टियों से अगर वो इस कहानियों को देखते हैं तो ये कहानी एक लचर कहानी है। ये कहानी प्रेमचंद की कहानियों की तरह बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव पाठक पर नहीं दिखाती, पर फिर भी ये कहानी क्योंकि प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये कहानी बच्चन के द्वारा लिखी गई है और बच्चन ने पहले ही कह दिया था कि उनमें कहानीकार के गुण नहीं हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाली नहीं है, पर फिर भी ये कहानी प्रेम विवाह को रेखांकित करती है। प्रेम विवाह के प्रति जो बच्चन की एक धारणा थी कि हमें प्रेम विवाह को भी प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रेम विवाह उतने खराब नहीं होते जितने हमारे अभिभावक समझते हैं, तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये कहानी जो है वो अच्छी कहानी है, सफल कहानी है। अंचल का बंदी उनकी अन्य कहानी है। ये कहानी माधुरी में प्रकाशित हुई। बहुत ही अस्वाभाविक कहानी है, प्रेम को लेकर लिखी गई कहानी है। मातृ पितृहीन मनोरमा हीराचंद के द्वारा संरक्षण प्राप्त करती है, उनके द्वारा पाली जाती है, पोषित की जाती है और हीराचंद चाहते हैं कि उनका विवाह किसी अच्छे शिक्षित व्यक्ति के साथ हो। दूसरा पात्र है मनोहर, जो धनवान है किंतु प्रेम की तलाश में एक भिक्षुक बनकर कब्रिस्तान में घूमता फिरता रहता है। मनोरमा से उसकी मुलाकात होती है। मनोरमा उनमें प्रेम को देखती है और उन्हें अपना सचिव नियुक्त करके घर ले आती है, अपने साथ रखती हैं और सामाजिक जितनी भी वर्जनाएं थीं वो उन दोनों के मध्य टूट जाती हैं। हीराचंद को ये स्थिति गवारा नहीं है। उसे लगता है कि एक भिखारी किस प्रकार से मेरे द्वारा पालित पोषित लड़की के साथ विवाह कर सकता है, क्योंकि वो मनोरमा को अपने मालिक की लड़की नहीं मानते, वो मनोरमा को अपनी स्वयं की बिटिया मानते हैं और इसलिए चाहते हैं कि मनोरमा का जीवन आगे भी उतना ही खुशहाल रहे जितना खुशहाल वो उनके घर पर है। हीरालाल बार बार मनोहर को अपमानित करते हैं, चाहते हैं कि वो उस घर से भाग जाए, पर मनोहर नहीं भागता। मनोरमा उसे भागने भी नहीं देती है और हीराचंद उसे कहते हैं कि अगर तू नहीं भागा तो मैं तेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगा, तुझे क्रांतिकारी घोषित कर दूंगा और तुझे जेल में भिजवा दूंगा। ऐसे में मनोहर जो है वो डर जाता है और दूसरे शहर भाग जाता है। उसका भागना मनोरमा को क्रोधित कर देता है। वो ना केवल हीराचंद को दोषी बताती है, मनोहर की तलाश में जुट जाती है। दूसरे शहर की पुलिस मनोहर को पकड़ लेती है, जेल में डालती है। मनोरमा दरोगा जी को 500 रुपये रिश्वत देती है और कहती है कि मेरा 9 लाख हार जो है वो चोरी हो गया है और इस मनोहर ने ही उसको चुराया है। मनोहर को पेश किया जाता है, वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं चुराया। मनोरमा कहती है नहीं तूने चुराया है। अंत यहाँ होता है कि 500 रुपये लेकर दरोगा जी मनोहर को छोड़ देते हैं। मनोरमा अपनी साड़ी के आंचल से मनोहर के कुर्ते को बांध देती है और उसे कहती है कि आज से मैंने तुम्हें अपने अंचल का बंदी बना लिया है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति बनो और तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। समस्या यहाँ आती है पाठक के मन में, इतना अपमान सहने के बाद, जेल जाने के बाद
इस प्रकार का अपने ऊपर आरोप लगने के बाद मनोहर मनोरमा से विवाह करने के लिए किस प्रकार से राजी हो जाता है। सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता, किंतु ये बच्चन क्या करना चाहते थे इस कहानी के माध्यम से? बच्चन प्रेम को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। बच्चन साम दाम दंड भेद से ये चाहते थे कि मनोरमा जो है वो मनोहर की पत्नी बन जाए। ये बात गले नहीं उतरती है और कथा के प्रारंभ और मध्य में जिस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं, वो ऐसा लगता है कि बच्चन आरोपित कर रहे हैं उन घटनाओं को। वो कहीं से भी ये चाहते हैं कि अंत जो है वो मनोहर और मनोरमा के विवाह में हो जाए और वो उस बात को प्रतिष्ठित कर देते हैं। सारी विश्वसनीयता खो जाती है इस बात पर कि एक धनाढ्य व्यक्ति केवल प्रेम की तलाश में कब्रिस्तान में भटक रहा है, भिक्षुक बन रहा है और एक घर में जाता है और वहाँ के नौकरों के द्वारा अपमानित होता है, तिरस्कृत होता है और फिर भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं करता। ये नहीं बताता कि नहीं, जिस रूप में आप मुझे देख रहे हैं वो मेरा रूप है ही नहीं, वो तो एक छद्म वेश है, वो एक आरोपित वेश है। और अंत तक वो इस बात को नहीं बताता। शीर्षक अंत में जाकर खुलता है जहाँ पे मनोरमा अपने आंचल से मनोहर को बांधती हैं और ये भी कहीं पर अटपटा लगता है कि क्या विवाह केवल एक स्त्री द्वारा अपने आंचल से किसी भी पुरुष के कपड़े को बांध लेने को ही कहा जाएगा? क्या विवाह का ये एक हास्यास्पद रूप हमारे सामने उभर कर नहीं आ रहा है? विवाह कुछ जिम्मेदारियों को हमारे सामने लेकर आता है, एक मानसिक स्तर को हमारे सामने लेकर आता है और वो मानसिक स्तर हमें इन पात्रों में दिखाई नहीं देता। चरित्र शिथिल हैं। मनोरमा और मनोहर प्रमुख पात्र हैं। हीराचंद गौड़ पात्र है जो इन दोनों पात्रों के चरित्रों को विकसित करने के लिए नियोजित किया गया है। मनोरमा कहानीकार की अन्य नायिकाओं के समान ही सुंदर है, शिक्षित है, बिगड़ी हुई है, हठी है और हर तरीके से अपनी बात को मनवाना चाहती है। उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए किस प्रकार के साधनों का उपयोग कर रही है। उसे केवल अपनी मंजिल तक पहुंचना है, उसे केवल मनोहर को पति रूप में स्वीकार करना है। इसके लिए वो उस पर आरोप लगाती है, अपने 9 लखा हार का चोरी चला जाना बोलती है, रिश्वत देती है, सब कुछ करती है और उसको अपने अंचल का बंदी बना लेती है। हीराचंद एक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका में खरे उतरते हैं। वो ना केवल बालिका को अपनी पुत्री के रूप में पालते हैं, पोषित करते हैं और ये चाहते हैं कि उसका विवाह एक अच्छे लड़के के साथ हो, और वो भी सान दाम दंड भेद से इस बात पे अड़े हुए हैं कि इन दोनों का विवाह ना हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक भिक्षुक से जो फटे हाल है, कब्रिस्तान में घूम रहा है, ना जिसके परिवार का पता, ना जिसकी शिक्षा का पता, उसके साथ मेरी बेटी विवाह कर ले। और वो मनोरमा को डांटते हैं, फटकारते हैं और जब मनोरमा उनकी बात नहीं मानती तो उतने ही अपमानित अनुभव करते हैं जितना कोई भी पिता जब उसकी पुत्री उसकी बात नहीं मानेगी तो अपमान अनुभव करेगा। संवाद की दृष्टि से हम देखें तो ये कहानी कथा विकास में संवाद जो है इस कहानी में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मनोरमा और मनोहर के जो संवाद हैं वो शिक्षित व्यक्ति जिस प्रकार के शब्दों का चयन करता है उस प्रकार के शब्द हैं। हीराचंद पढ़े लिखे हैं, किंतु जब वो व्यंग में बात करते हैं तो उनकी भाषा परिवर्तित हो जाती है। नौकरों की भाषा उन्हीं के स्तर के अनुसार है, ग्रामीण पुट लिए हुए है। नौकरों का कहना भिकी अरिया ले गया, विश्वासघात की हिस्स, हमें ये बात बताते हैं कि उनमें उतना ही ज्ञान है। वो अपनी ग्रामीण भाषा, चाहे वो मनोरमा के साथ रह रहे हैं, पर वो उस भाषा का ही प्रयोग करते हैं जो भाषा वो बचपन से सुनते आए हैं, सीखते आए हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ
बच्चन की भाषा का एक अभिन्न अंग हैं, आभूषण है उनकी भाषा का। और इस कहानी में भी हमें ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए, पैरों के नीचे से धरती खिसक गई, प्रेम जताकर नहीं आता, जैसी सूक्तियाँ और मुहावरे उनकी भाषा में इस प्रकार से घुले मिले हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कहानी का प्रारंभ और मध्य भाग वर्णनात्मक, मनोहर की बाह्याकृति का वर्णन और उसका जादुई प्रभाव दिखाने के लिए भावात्मक, और मनोरमा के स्वप्नों को दिखाना स्वप्न शैलियों का रूप हमारे सामने उपस्थित करता है। उनकी परस्पर जो बातचीत है उसमें हमें संवाद शैली दिखाई देती है। ये कहानी बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे ऊपर एक कलात्मक रूप में नहीं रखती है। हम ये नहीं कह सकते कि कहानी कलात्मक रूप में एक कोई हमें एक मील का पत्थर है, या इस कहानी में हमें कहानी कला के सारे जो गुण हैं, जो तत्व हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कहानी केवल एक उच्छृंखल दुस्साहसी मनोरमा को रेखांकित करती है और बच्चन की इस बात को बताने का प्रयास करती है कि प्रेम विवाह को हमें सपोर्ट करना है या प्रेम विवाह को वो सपोर्ट करते हैं। ये आश्चर्य है कि सरस्वती जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में इस कहानी को किस प्रकार से स्थान मिला। चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना, प्रेम परक अन्य कहानी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेम को स्वीकार करने वाली कहानी है। इस कहानी में इस बात को चित्रित किया गया है कि समाज प्रेम को स्वीकार नहीं करता, और वो प्रेम जो दो विभिन्न जातियों के मध्य है उसको तो हमारा समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। दूसरी जो बात ये कहानी रेखांकित करती है वो ये है कि जो बच्चे हैं और ख़ास करके लड़के, वो विभिन्न प्रकार के शगल करते हैं, विभिन्न प्रकार के खेल करते हैं, और वो खेल करते समय वो ये भूल जाते हैं कि ये खेल करते हुए, ये शरारत करते हुए, इस शरारत का परिणाम क्या निकलेगा। कहानी दो परिवारों के बच्चों की कहानी है। आत्माराम और उनका पड़ोसी राधाचरण दो विभिन्न जातियों से हैं। ब्राह्मण आत्माराम धर्म परिवर्तन करके सैम्यूल आत्माराम बन जाते हैं और ईसाई धर्म को स्वीकार करके जो राधाचरण हैं वो हेनरी राधाचरण बन जाते हैं। उन दोनों के बच्चे जैकब और रूबीना आपस में खेल करते हैं बालकाल में, और यही खेल, यही जो उनका प्रेम है वो बाद में युवावस्था में परिपक्व होता है और वो एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। ये बात ना तो परिवार को पसंद है ना समाज को पसंद है, और इसलिए रूबीना जो है वो कुछ समय के लिए प्रयाग जाकर पढ़ने के लिए चली जाती हैं। दोनों के मध्य जो ये दूरी है वो प्रेम पत्रों के माध्यम से उसका जो रिक्त स्थान है वो भरता है। दोनों एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखते हैं, आपस में अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, और जो वहाँ के बच्चे हैं, जो एक चंपत क्लब जिन्होंने बनाया हुआ है, वो शरारत के लिए इन पत्रों को छुपा लेते हैं। और एक बार ये जो पत्र है वो छुपाकर जैकब की ही लेख में, जैकब की ही लिखावट में वो एक पत्र लिखते हैं, और जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि उस पत्र को पढ़कर रूबीना इतना ज़्यादा व्यथित हो जाती हैं कि वो आत्महत्या कर लेती हैं। वो पत्र क्या है? मूर्ख रूबिया, मेरे दिल में तेरे लिए कुछ भी प्यार नहीं है, क्यों खत भेज भेज कर मुझे परेशान करती हो? मेरे पढ़ने लिखने में खलल पहुंचता है, मुझे धमकी देती है कि मैं प्यार ना करूंगा तो तू अपनी जान दे देगी, यह गीदड़ भभकी किसी और को देना। मौत आएगी तो कहोगी कि जरा लकड़ी का बोझ उतार कर मेरे सिर पर धर देना। मुझे भूल जा जैकब। और
जी डॉक्टर रुचिरा, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। हम कल दोबारा मिलेंगे और हम इसी कहानी के बारे में दोबारा से चर्चा करेंगे और सभी मित्रों से ये कहना चाहेंगे कि हम आपसे कल दोबारा मिलेंगे। डॉक्टर रुचिरा हमारे साथ दोबारा से होंगी और हम इस कहानी पर दोबारा से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।